मेन क्लॉज है वो लिखा हुआ है इट इज एप्लीकेबल इन इस्लामाबाद, तो देयर इज अ नीड ऑफ करेक्शन सो फार एज द सबसेक्शन 1 इज कंसर्न ऑफ सेक्शन 25। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सर्विसेज फिजिकली परफॉर्म ऑन गुड्स सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, लीज, हायर, लाइसेंस और अदर सप्लाई फॉर यूज ऑफ गुड्स ट्रीटेड एज ए सेपरेट सप्लाई, सर्विसेज of goods are temporarily imported into Pakistan for services purposes definitely, repair, maintenance, cleaning and renovation and modification or treatment of goods brought temporarily into Pakistan, services in physical presence of individual receiving services outside Pakistan, telecommunication services outside Pakistan। अच्छा, कुछ सर्विसेज में एक प्रॉब्लम आएगी, मतलब आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस कि अपने ख्वाजा साहब इस इशू को एड्रेस करें कि ये कॉम्प्लिकेशन जब अगर फर्ज करें इस वक्त प्रोविंशियल लॉ की ड्राफ्टिंग भी हो रही है तो उसमें मतलब जब हमने वैट लॉ भी पढ़ा था तो उसमें एक अनयूजुअल चीज़ आ रही है कि हर जगह ये दिया हुआ है कि सर्विसेज इन द प्रोविंस मीन सर्विसेज इन सिंध, इन पंजाब, इन खैबर पख्तूनख्वा, इन सो एंड सो, इन बलूचिस्तान, ठीक है। लेकिन जब सर्विसेज ऐसी हो जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है कि एक जगह से स्टार्ट होगी और दूसरी जगह पे जाके ख़त्म होगी, तो ज़ाहिर है इसमें तो 2 प्रोविंस इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये झगड़ा कैसे निपटाएंगे ये लोग। और उसमें आइडियली तो ये होना चाहिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से वहाँ लग जाना चाहिए। अगर कराची से माल जा रहा है तो कराची वाले को यानी प्रोविंस ऑफ सिंध को मिले, अगर लाहौर से माल कराची आ रहा है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाहौर से कराची की तरफ आ रही है तो लाहौर वाला ले ले। तो ये कॉम्प्लिकेशन वैट में भी एड्रेस प्रॉपरली नहीं थी। आई वुड सजेस्ट कि अगर ऐसी कोई चीज़ एड्रेस होने वाली है तो आई वुड लाइक ख्वाजा साहब टू एड्रेस दिस इशू। इसी तरह से इस्लामाबाद में भी ये पूरी तरह एड्रेस नहीं है कि इस्लामाबाद से जब माल निकलेगा ट्रांसपोर्टेशन होगी तो क्या होगा अगर इस्लामाबाद से कराची माल आ रहा होगा, ये पूरी तरह से क्लियरली एड्रेस नहीं है। या तो शायद हम इस वक्त समझने से कासिर है कि लॉ बहुत डेलिकेटेड और लॉ बहुत टेक्निकल बना हुआ है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑन गुड्स, मरीन इंश्योरेंस। अच्छा, लेट्स सी व्हाट आर द रिमेनिंग आइटम। नो सप्लाई, क्लास ऑफ सप्लाई, import or class of import shall be treated as zero rated except as expressly provided in the federal RGST। यानी सेक्शन 13 ने SRO कल्चर फिर वापस यहाँ जिस तरह से एग्जाम्पशन में SRO कल्चर ख़त्म किया, इसी तरह से यहाँ पर भी SRO कल्चर ख़त्म किया कि जीरो रेटिंग के लिए शेड्यूल मौजूद है, तो शेड्यूल में जाके आप बस वो आइटम देख लें जो वहाँ आइटम है, वो जो आइटम हमने डिस्कस कर ली अब तक, ये वो आइटम है जो एग्जाम्प्ट हैं, सॉरी जीरो रेटेड हैं। बाकी तमाम आइटम जितनी भी इससे पहले जीरो रेटेड थी वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएंगी। अकॉर्डिंगली एज पर द एनालिसिस रफली देयर आर 17 SROs जो प्रैक्टिकली इनफेक्टिव हो जाएंगे, जिसके अंदर तकरीबन 200 या इससे ज़ायद आइटम मौजूद हैं। अब वो हमने डिस्कस किया था मॉनेटरी फैक्टर कि जिसके अंदर कहा जाता था कि हम लम्स को अपॉइंट करेंगे और हम जो है वो MBA मतलब कराची यूनिवर्सिटी को और दीगर इदारों IBA को एंगेज करेंगे और दीगर इकोनॉमिक्स को अरेंज करेंगे। तो मैंने एक रफ एनालिसिस लगाने की कोशिश की कि टेक्सटाइल में कितना गवर्नमेंट को कलेक्शन आएगी। तो एज माई रफ एनालिसिस तकरीबन 30 बिलियन की कलेक्शन सिर्फ टेक्सटाइल में आएगी गवर्नमेंट, और बहुत ज़्यादा इसके लिए इकोनॉमिक्स होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना कपड़ा पहनते हैं, खर्च करते हैं, वो ले लें, पाकिस्तान में आवाम कितनी है वो ले लें, और उसको मल्टीप्लाई बाय 15% करते हैं, सिंपल फार्मूला, ठीक है। एक अंदाज़ा कर लें आप, जो भी आपका बेस्ट अंदाज़ा हो, रफली इट वर्क्स आउट टू 30 मिलियन ओनली एंड ओनली टेक्सटाइल लोकल कंजम्पशन। इसके अलावा लेदर है जो मेजर आइटम है, जो 5 इंडस्ट्रियाँ हैं इस वक्त, स्पोर्ट्स है और 1-2 और इसी तरह से, ठीक है। ये 5 एरिया हैं जो फुल्ली एग्जाम्प्ट लोकल कंजम्पशन है, वो सारी की सारी जीरो रेटेड है, इसमें वो पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो जो 200 आइटम हमने डिस्कस की उसमें से ये 5 वो मेजर आइटम है, जिसमें से सिर्फ एक मेजर सबसे मेजर आइटम आई वुड से टेक्सटाइल का है, जो मैं और आप कपड़ा पहनते हैं, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, द बेसिक नेसेसिटीज़। तो क्लोथिंग इस वक्त जो है वो सेल्स टैक्स के एम्बिट में नहीं है, जीरो रेटिंग होने की वजह से। तो आपकी क्लोथिंग का बजट जो है 15% स्ट्रेट फॉरवर्ड इंक्रीज हो जाएगा, कीप इन माइंड। इसी तरह से आप एनालिसिस करते जाएं और ख्वाजा साहब जो है वो हमें मज़ीद एनलाइटन करेंगे
कि अगर IBA ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया हो या लम्स ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया हो, या वो इदारे कि जिनको ये असाइनमेंट दिया गया था कि इन्फ्लेशन कितना आएगा, वो अगर रिसर्च कंप्लीट कर दिया तो ख्वाजा साहब से मेरी दरख्वास्त होगी कि वो एनलाइटन करें हमें कि कितना इन्फ्लेशन आएगा, इससे कि वो फिगर है कि जो कि आज तक किसी को नहीं मालूम। हर एक कलेक्शन की एक नई फिगर बताता है। और यू विल सरप्राइज टू नो कि ओरिजिनली जो सेल्स टैक्स की वैट की फिगर आई थी वो 400 बिलियन से ज़्यादा थी। वो जब शोर मचा तो कम होती चली गई फिगर, और 30 बिलियन तो मैं सिर्फ टेक्सटाइल में बता रहा हूँ, इसके अलावा बाकी यू कैन इमेजिन। लेकिन नो डाउट गवर्नमेंट को, जिस तरह से मैंने शुरू में भी कहा था कि 17% से 15% होगी गवर्नमेंट को लॉस होगा। इसी तरह से रिटेल प्राइस मैकेनिज्म में जो आइटम है वो नॉर्मल मैकेनिज्म में आएंगी तो गवर्नमेंट को लॉस होगा। ठीक है, तो ये नॉक ऑफ आइटम भी हैं साथ में। ठीक है, लेकिन जाहिर है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट या ICA में क्वालिफाइड की एनालिसिस में और इकोनॉमिक्स के एनालिसिस में तो फ़र्क होगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने उन पे रिलाई किया, मुझ पे रिलाई नहीं किया, और मैं कर भी नहीं सकता टू बी स्पेसिफिक। ठीक है ना, मैं तो रफ आप लोगों के अल्फाजों में पत्थर फेंक सकता हूँ सर, ठीक है ना, अंदाजे लगा सकता हूँ सर। अच्छा, कमिंग टू दी अदर एरिया, अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो एरियाज थे कि जिससे सेल्स टैक्स लायबिलिटी प्लस माइनस हो रही थी। अब कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि अगर प्रॉपर्ली एड्रेस हो जाएंगे या कुछ एड्रेस हो गए हैं तो हमारा लॉ कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है, उसमें से वन ऑफ द मेजर एरिया इज द चार्जेबिलिटी ऑफ वैट ऑन एडवांसेस। ठीक, यू मे रिकॉल कि सुप्रीम कोर्ट तक की वर्डिक्ट इस बात के ऊपर मौजूद है कि एडवांसेस इज नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स, बल्कि रादर अदर वे अराउंड, एडवांसेस इज सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। ओरिजिनली ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई, इसके बाद सेल्स टैक्स लॉ में चेंज किया गया कि एडवांसेस विल नॉट बी सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स और डिलीवरी बेस्ड टैक्सेशन आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैट में वही पुरानी चीज़ जो ओरिजिनली ST लॉ में थी वो दोबारा आ रही है। अकॉर्डिंगली इन RGST टैक्स इज चार्जेबल ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट द अर्लीस्ट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, time when an invoice for supply is issued by the supplier, or the time when any part of consideration for the same is paid. तो एडवांसेस के ऊपर सेल्स टैक्स की जो पिंडोरा बॉक्स है वो दोबारा खोला जा रहा है। तो इट इज़ माई सजेशन फ्रॉम दिस फ्लोर कि द प्रोविजन शुड बी सेम एज इन दी ST लॉ। खामखा की एक नई चीज़ नहीं लानी चाहिए जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। ठीक है, इट्स बेटर कि इसकी प्रोविजन शुड बी इन लाइन विद द करंट सेल्स टैक्स लॉ। दिस इज ऑल्सो अ बिग चेंज in invoices and receipts. In ST, only invoices are required to be issued whether sold to registered person or unregistered person. Now your homework will be more because invoices and receipts are required to be issued when sold to registered person and unregistered person respectively. कि रजिस्टर्ड पर्सन को बेचें तो इनवाइस इशू करें, अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचें तो रसीद इशू करें। ये आपका काम बढ़ गया। ठीक है, अब ये कि जो खरीदने वाला होगा उसको आपको पूछना पड़ेगा कि आर यू रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट। पहले तो आप खटाखट इनवाइस इशू, जस्ट इमेजिन मैक्रो को ये काम करना पड़ जाए तो क्या होगा, और बाकी सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मैक्रो जो इनवाइसेस इशू करता है वो ये करने लगे तो क्या होगा। आई नो कि मैक्रो के जितने भी बायर होंगे 99% अनरजिस्टर्ड ही होंगे, लेकिन टू बी स्पेसिफिक बहुत सारे हमारे क्लाइंट को हमने सजेस्ट किया कि इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो मैक्रो से, मैक्रो मीन्स किसी भी रजिस्टर्ड बायर से बाय कर दो ताकि इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपको इजीली मिल सके। ठीक है, तो इवन स्टेशनरी तक की बाइंग बड़ी बड़ी कंपनियों की, बड़े बड़े रिटेल चेन से हो रही है। और इवन यहाँ SCCP के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी जब बाई करती हैं तो उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो भी रजिस्टर्ड सप्लायर से बाई करें। तो स्टेशनरी भी उनकी बाई होगी तो रजिस्टर्ड बायर मेट्रो वगैरह वगैरह से होगी। आई एम नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेट्रो टू कीप इन माइंड, इट्स जस्ट अ सिंबॉलिक एग्जाम्पल। This is a good move so far as the bad debts is concerned. Bad debts itself is not a good move naturally.